आज की इस वीडियो में हम इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियो में इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक दफ़ा फिर इनको रिवाइज करें तो इनडिविजिबल प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन पार्ट्स में या हिस्सों में नहीं कर सकते। मतलब या तो ऑर्गेनाइजेशन उसको पूरा करेगी या ऑर्गेनाइजेशन उसको पूरा छोड़ेगी। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन या उसे रिजेक्ट करेगी या उसे एक्सेप्ट करेगी और पूरे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल कि एक इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है जिसमें एक इवेंट आया है और इवेंट इनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं कि उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने डेकोरेशन करनी है किसी पार्टी हॉल में। तो अब क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन या तो पूरा हॉल डेकोर करेगी या फिर पूरे हॉल को डेकोर नहीं करेगी। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो एक दफा में या तो पूरे एक्सेप्ट होंगे या पूरे रिजेक्ट होंगे, इन प्रोजेक्ट्स को हम कहते हैं इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स। और इनको ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से अप्रेस करती है कि ऑर्गेनाइजेशन वर्कआउट करती है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस किस तरह से बनाए जाएंगे कि एनपीवी की बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोजेक्ट्स की रैंकिंग करेगी और उन रैंकिंग की बेसिस पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना के उस कॉम्बिनेशन को चूज करेगी जो ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम नेट प्रेजेंट वैल्यू और मैक्सिमम एनपीवी दे रहा होगा। जैसे कि लेट सपोज एक कंपनी है पीको लिमिटेड कंपनी, और पीको लिमिटेड कंपनी के पास 100,000 रुपीज के फंड्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे 100 मतलब 100,000 और हमने यहाँ पे लिख भी दिया कि रुपीज इन थाउजेंड्स। इसी तरह अब ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनमें प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी और प्रोजेक्ट डी, 4 प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट दी गई है कि ए प्रोजेक्ट में 40, बी प्रोजेक्ट में 100, सी प्रोजेक्ट में 50 और डी प्रोजेक्ट में 60 की इन्वेस्टमेंट चाहिए। साथ ही इनसे रिलेटेड एनपीवीज दिए गए हैं। अब हमने बात की है कि कंपनी ने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस किस तरह से बनेंगे कि ये जो फंड्स हैं 100,000 रुपीज के, इन फंड्स को देखने हैं कि कहां पे यूटिलाइज हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो आ रही है वो आ रही है बी में, और जो कि 100 के, तो एक सिंपल कॉम्बिनेशन हो जाएगा बी का जिसकी 100 इन्वेस्टमेंट है और वो 35 की एनपीवी दे रहा है। अगर ये अकेला प्रोजेक्ट लिया जाए और हम देख सकते हैं कि इसमें एनपीवी सबसे ज्यादा है। इसी तरह से नेक्स्ट फिर क्या करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन दूसरा जो कॉम्बिनेशन ले सकती है वो ले सकती है ए और सी का। तो यहाँ पर ए और सी के कॉम्बिनेशन में 90 का लग जाएगी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक में 40 और सी में जो है वो 50 है। तो यहाँ पे जो एनपीवी आएगी इस 90 को इन्वेस्ट करके 20 + 24 की एनपीवी आएगी जो हो जाएगा 34। इसी तरह से तीसरा जो कॉम्बिनेशन बन सकता है वो ए, डी और ए का बन सकता है। तो यहाँ पे हम ए और डी लिख देंगे और इनकी इन्वेस्टमेंट लिख देंगे कि 40 + 60 की इनकी इन्वेस्टमेंट है जो कि 100 की पूरी इन्वेस्टमेंट होगी। और इस पे आने वाली जो एनपीवी है वो हम देख सकते हैं कि एक एनपीवी जो है वो 20 की है और दूसरी एनपीवी 18 की है। तो यहाँ पर 38 की एनपीवी है। तो अब हम देख सकते हैं कि एक एनपीवी 35 की थी, दूसरी 34 की और तीसरी 38 की। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गए। इसमें से मैक्सिमम जो एनपीवी है वो 38 वाली है, तो ऑर्गेनाइजेशन इसको चूज कर लेगी। अब इसी की बेसिस पे हम यहाँ पे इंडिविजिबल प्रोजेक्ट की पीक्यू कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और रिक्वायर किया गया है कि सिलेक्ट करें बेस्ट प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट इन। उन प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें जो जिनमें बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है इफ द प्रोजेक्ट आर इंडिविजिबल। अगर प्रोजेक्ट इंडिविजिबल है, वो डिवाइड नहीं हो सकते तो। और उसके लिए हमें डेटा दिया गया है कि PQ हैज रुपीज 50,000 अवेलेबल टू इन्वेस्ट। PQ के पास 50,000 है इन्वेस्ट करने के लिए। इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंट रेट जो है वो 10% है। द फॉलोइंग इंडिविजिबल प्रोजेक्ट्स आर अवेलेबल। ये इंडिविजिबल प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं जिनमें 1 2 3 4 5 प्रोजेक्ट्स हैं। इनके इनिशियल आउटलेट्स दिए हुए हैं और रिटर्न पर एनम टू परपेचुटी दिया गया है। मतलब ये जब तक प्रोजेक्ट चलेगा तब तक ये रिटर्न मिलेगा, परपेचुटी तक, मतलब हमेशा तक के लिए। जो प्रोजेक्ट 1 है उस पर जो रिटर्न मिलेगा वो है 1500। इसी तरह प्रोजेक्ट 2 पर 1500 हमेशा रिटर्न मिलता रहेगा, 3 पर 3000, 4 पर 5400 और 5 पर 4800 रुपीज का रिटर्न मिलता रहेगा। अब बेस्ट प्रोजेक्ट कौन कौन से में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने सोल्यूशन में सबसे पहले एनपीवी को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है उसको हमने एनपीवी के मुताबिक बनाना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले हम लिख देंगे कि हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। तो प्रोजेक्ट 1 2 3 4 5 हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं और उन प्रोजेक्ट से
उन प्रोजेक्ट पे लगने वाले जो इनिशियल आउटले या उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें दी गई थी क्वेश्चन में, जो कि 20,000, 10,000, 15,000, 30,000 और 25,000 की थी। साथ ही साथ हमें रिटर्न पर एनम टू परपेचुटी दिया गया है कि ये रिटर्न पर एनम आएगा और हम क्या करेंगे कि इसकी परपेचुटी को अब हम कैलकुलेट करेंगे। हमें परपेचुटी दी गई है, इसके हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज को कैलकुलेट करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज परपेचुटी के केस में उसको कैलकुलेट करने के हमारे पास क्या फार्मूला था, हमने पढ़ा था अपनी लास्ट वीडियोस में कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज जब परपेचुटी के थ्रू कैलकुलेट की जाएंगी तो उसके लिए परपेचुटी इज इक्वल्स टू रिटर्न डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। हम इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे रिटर्न हमें दिया गया है 1500 का और यहाँ पे हम इस इक्वल टू रिटर्न दिया गया है 1500 का जो कि फर्स्ट ईयर का है। इसको डिवाइड कर देंगे डिस्काउंट रेट, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि डिस्काउंट रेट 10% है। तो अब इसको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे कि इसको हम डिवाइड कर देंगे 0.10 से, जो कि 10% बनता है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज जो एनवीटी आ गई, जो परपेचुटी आ गई, परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू आ गई, वो आ गई 15,000 रुपीज की। मतलब जितना टाइम ये प्रोजेक्ट चलेगा उसके ऊपर जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो मिलेगी प्रोजेक्ट 1 पे, वो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो प्रोजेक्ट 1 के लिए 15,000 रुपीज की है। इसी तरह नेक्स्ट भी हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट भी इस रिटर्न को उसके रिस्पेक्टिव जो रेट ऑफ डिस्काउंट है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास रिटर्न आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 0.10 करके, तो ये भी 15,000 रुपीज का रिटर्न आ गया। इसी तरह से बाकी सालों के लिए भी हम रिटर्न को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज आ जाएगी। अब इस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो और इनिशियल आउटले की बेसिस पे हम क्या करेंगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज को लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज आई है, ये रिटर्न था, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज आई है, और जो इनिशियल आउटले था वो ईयर 0 पे हमेशा होते हैं, तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि इनफ्लो में से आउटफ्लो की जो वैल्यू है उसको लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया प्रोजेक्ट 1 के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसी तरह से बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास तमाम प्रोजेक्ट्स की नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई, जो कि प्रोजेक्ट 1 की -5,000, प्रोजेक्ट 2 की 5,000, प्रोजेक्ट 3 की 15,000, प्रोजेक्ट 4 की 24,000 और प्रोजेक्ट 5 की 23,000 रुपीज नेट प्रेजेंट वैल्यू है। अब हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली और हमने तमाम जो है वो कैश फ्लोज को डील करके रिटर्न को हमने परपेचुटी के थ्रू कैलकुलेट कर ली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। उनकी बेसिस पे हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ऑप्टिमम सोल्यूशन या ऑप्टिमम सिलेक्शन करनी है प्रोजेक्ट्स की, कि कौन कौन से प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट कर सकती है, कौन कौन से प्रोजेक्ट का कॉम्बिनेशन देख सकती है, और वो कॉम्बिनेशन चूज करेंगे जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ऑप्टिमम सिलेक्शन करने के लिए और मजीद इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट्स के कॉम्बिनेशन को देखने के लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे।